हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड दैट विल बी फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू कल्चुरी वंश। ठीक है ना, ये पहला पार्ट है। इसमें कवर होगा फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू कल्चुरी डायनेस्टी। और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा जो कि मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें। और जो भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में, वो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा या फिर लाइव क्लास लूंगा तो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोज आप लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम प्री हिस्टोरिकन पीरियड। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें मध्य प्रदेश में, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम में जो जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रेग ऐतिहासिक काल, तो प्रेग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश के में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से जिले में और कौन कौन से क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ये होते हैं भीमबेटका, होशंगाबाद, सागर, रायसेन, नेमावर, छनेरा, महेश्वर, पचमढ़ी, आदमगढ़, मंदसौर। तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो उनके मानव के साक्ष्य मिले हैं, वो सब इन क्षेत्रों में मिले हैं। जैसे भीमबेटका कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है रायसेन में। यहाँ पे कि मानव के जो बनाए हुए शैल चित्र, जो कि पाषाण युगीन, ठीक है ना, पाषाण युगीन है, जो कि 40 लाख वर्ष मतलब ईसा पूर्व से पहले 4000, ठीक है ना, 40 लाख BC टू 4000 BC से पहले के ये पूरे के पूरे शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जो कि इन सभी जो गुफाएं हैं, चाहे वो होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं हों, या अगर सागर में आपचंद की जो केव्स हैं, या फिर रायसेन में जो भीमबेटका में जो केव्स प्राप्त हुई हैं, तो इन सभी केव्स में ये जो शैल चित्र और जो मानव जाति की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो इन सभी जिलों में प्राप्त हुए हैं। महेश्वर में जो आदि शंकराचार्य जी की केव्स हैं, इसी तरीके से पचमढ़ी में जो पांडव केव्स हैं, और मंदसौर, इन सभी जिलों में कहीं ना कहीं पे ये पाषाण काल युगीन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एग्जिस्टिंग सेल एरा प्रूव दैट रेलिज द प्री हिस्टोरिक मैन हैव बीन फाउंड द नियर केव्स ऑफ होशंगाबाद। ठीक है ना, इससे ये प्रूव होता है कि जो प्री हिस्टोरिकन पीरियड था, उस समय के जो मानव थे वो गुफाओं में रहते थे, और गुफाओं में ही अपने जितने भी साक्ष्य हैं वो वहां पर बनाते थे। जैसे कि अलग अलग कलर्स में वो इन सभी गुफाओं में पेंटिंग्स मिलती हैं, और अलग अलग पशु पक्षियों के चित्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, कई शिकार करते हुए जानवरों के बारे में भी बताया गया है। कई लड़ाई जो कि जानवरों से लड़ते हुए भी चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जैसे कि भीमबेटका की कैप्टन अगर आप देखेंगे तो सारे इस तरीके के शैल चित्र यहाँ पर मिलेंगे। चाहे वो सागर की आपचंद की कैप्स हो, वहां पर भी इसी तरीके के सेम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये प्री हिस्टोरिकन पीरियड के पूरे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जिसको जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो भीमबेटका हो, होशंगाबाद की आदमगढ़ की गुफाएं हों, या फिर सागर की आपचंद की गुफाएं। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे कि पाषाण युगीन जो शैल चित्र है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे? एरा, कुंदम, अर्जुनी, जाख्या, ठीक है ना, जबलपुर, दमोह, हाटा, सागर, होशंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में ये पूरे की पूरे ये पाषाण युगीन जो स्टोन से बनाए हुए हथियार हैं वो सब यहाँ पर प्राप्त हुए। क्या क्या? जैसे कि सैल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, रोचक, घन, ये सब जो हथियार थे उस समय के यहाँ पर खुदाई के दौरान इन क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। अगला जो एरा था वो है कॉपर और स्टोन एज का एरा। तो इस समय की जो सिविलाइजेशन थी एग्जिस्ट इन द मालवा रीजन, तो मालवा रीजन में यहाँ पर ये सिविलाइजेशन फली फूली। फर्स्ट कॉपर सिविलाइजेशन वाज फाउंड फ्रॉम 2015 BC टू 1380 BC। इसके दौरान में ये फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि
2015 बीसी से लेके 1300 बीसी तक की इस यहाँ पर ये कॉपर सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय कॉपर, ठीक है ना, तांबे का उपयोग होने लगा था। जो तांबा है ना, तांबे के यहाँ पर हथियार और तांबे की जो बनी हुई वस्तुएं हैं, इसकी प्राप्ति इस क्षेत्र से होती है, मालवा रीजन में। कौन से? कायथा, नागदा, नावदा टोली और बेसनगर, ठीक है ना। कायथा जो है, कायथा और नागदा ये उज्जैन का क्षेत्र है। नावदा टोली जो है ये खरगोन का क्षेत्र है। और बेसनगर यानी कि आज के समय में अगर मॉडर्न एरा में देखा जाए तो विदिशा। तो इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है ना, जो उस समय की सिविलाइजेशन की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो डॉक्टर वाकनेकर और डॉक्टर HD सांकलिया इनके द्वारा जो रिसर्च हुई, ठीक है ना, कहाँ पर? नागदा, महेश्वर, नावदा टोली और इन सभी क्षेत्रों में। और उसके बाद में जब ये पुरातत्व विभाग के जो रिसर्चर थे, इन्होंने ये रिसर्च की और उसके बाद में ये सारी जो सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली और खुदाई के दौरान ये सारे साक्ष्य मिले, जो कि तांबे से बने हुए सारे औजार और सारी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। कहाँ से? कायथा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कायथा, नागदा, नावदा टोली। कायथा और नागदा ये उज्जैन में स्थित है। नावदा टोली ये महेश्वर में है और बेसनगर ये विदिशा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती, जो कि उस समय तांबे का उपयोग करने लगी थी। और ये जो एरा था ये कौन सा? 2015 बीसी से लेके 1380 बीसी तक, बीसी का ये एरा के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जाने अपन। प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो इस समय जो प्लेस मध्य प्रदेश में मिले हैं यहाँ पे कि शैल चित्र पाए गए हैं, तो वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। एक तो है होशंगाबाद। जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद में आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं, ठीक है ना, ये पहला प्लेस मिल गया आपको, ठीक है ना। कहाँ पर? होशंगाबाद में आदमगढ़ की जो केव्स हैं, यहाँ पर वो पूरे के पूरे जो सेल पेंटिंग्स हैं, सेल चित्र हैं, वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, पहला। दूसरा है रायसेन में। रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भीम बेटिका जो क्षेत्र है, वहां की जो केव्स हैं वहां पर शैल चित्र मिले हैं। तीसरा है आपचंद की केव्स, जो कहां पर है? सागर में। सागर में है आपचंद केव्स, ठीक है। ये तो तीन इंपॉर्टेंट हो गई जो कि यहाँ पर ये सारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो केव्स हैं, जैसे कि बाघ की गुफाएं, ये कहाँ पर है? बाघ बाघ केव्स। बाघ केव्स कहाँ पर है? ये धार में। धार जो कि इंदौर डिवीजन में पड़ता है, वहां पर बाघ केव्स। यहाँ पर पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो केव्स हैं, जो शैल चित्र हैं, वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और ग्वालियर में बिलवा बिलवा केव्स, ठीक है। अगली केव्स के बारे में अगर अपन जानकारी लें तो वो कहाँ पर है? सागर में ही जो एरन है, एरन में भी प्राग ऐतिहासिक काल की पूरी जानकारी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस जो केव्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि होशंगाबाद में जो केव्स है वो कहाँ है? आदमगढ़ की केव्स हैं। रायसेन में भीमबेटका की केव्स, और सागर में आपचंद की केव्स, धार में
बाघ केव्स ग्वालियर में, विल्वा केव्स, तो ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट केव्स फ्रॉम द प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बाद में आता है महाजनपद पीरियड, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, फिर उसके बाद में स्टोन एरा आया था, उसके बाद में कॉपर एरा आया था, फिर महाजनपद जो पीरियड है मध्य प्रदेश का वो क्या है, ठीक है ना, 2 जनपद्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो महाजनपद है, महाजनपद में से 2 महाजनपद हैं जो मध्य प्रदेश में उस समय आते थे। कौन कौन से? चेदी और अवंती। आउट ऑफ 16 टोटल महाजनपद कितने उस समय थे? 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद चेदी और अवंती जो कि मध्य प्रदेश में उस समय सिचुएटेड थे। चेदी जो जनपद है वो विंध्य, ठीक है ना, जो विंध्य की पठार है उस तरफ में पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र जो पड़ता था वो चेदी राज्य पड़ता था, और अवंती का क्षेत्र जो कि उज्जैनी और माहेश्मती का जो क्षेत्र है वो पूरा एरिया अवंती महाजनपद में लगता था। महाजनपद ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मॉडर्न बुंदेलखंड एंड नियर बाय एरिया कम अंडर द चेदी महाजनपद, ठीक है ना, जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो ईस्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र कहलाता है। तो विंध्य क्षेत्र का एरिया पूरा का पूरा जो है वो चेदी पड़ता था, चेदी महाजनपद। और उसके बाद में एट महाराष्ट्र पीरियड इट्स रूरल वाज द शिशुपाल, ठीक है ना, महाभारत का जो पीरियड काल था उस समय जो चेदी महाजनपद था उस समय वहां पे कौन रूल करता था? शिशुपाल। शिशुपाल महाभारत काल का, ठीक है ना, वो चेतक जातक कंटेन इन्फॉर्म अबाउट द किंग, यानी कि जो चेतक जातक है उसमें इस सब की इन सभी जो महाजनपद है उसके बारे में जानकारी मिलती है, इन सभी राजाओं के बारे में, ठीक है। तो शिशुपाल चेदी महाजनपद का उस समय किंग था। और जो अवंती है, अवंती महाजनपद फॉल्स इन द मॉडर्न डे ऑफ मालवा रीजन, ठीक है ना, जिसको कि अभी उज्जैन का जो क्षेत्र है उसी को बोलते थे अवंती महाजनपद उस समय का, ठीक है ना। वारनावती रिवर डिवाइडेड इन इट टू द नॉर्थ अवंती एंड द साउथ अवंती। जो वारनावती रिवर है जो कि इस समय इसको बेतवा बोलते हैं, बेतवा नदी, ये बेतवा नदी ही जो अवंती महाजनपद है उसको 2 भागों में विभाजित करती थी, 2 भागों में डिवाइड करती थी, एक तो नॉर्थ अवंती और दूसरा साउथ अवंती, ठीक है ना। उज्जैनी वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती। जो नॉर्थ अवंती था, नॉर्थ अवंती का जो जो एरिया था उसकी जो कैपिटल थी वो उज्जैन हुआ करती थी, ठीक है। और एंड माहिष्मती जो कि माहेश्वर में है, माहेश्वर यानी कि खरगोन, जो खरगोन का क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पे जो महेश्वर है वो वहां पे उस समय माहिष्मती था। तो माहिष्मती वॉज द कैपिटल ऑफ द साउथ अवंती। जो दक्षिणी क्षेत्र की अवंती थी उसकी कैपिटल उस समय हुआ करती थी माहिष्मती। तो जो अवंती महाजनपद है ये 2 भागों में मध्य प्रदेश में विभाजित था उस समय, एक तो नॉर्थ अवंती और दूसरा साउथ अवंती। तो नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, ठीक है ना, और साउथ अवंती की जो कैपिटल थी वो माहिष्मती हुआ करती थी। तो ये 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद चेदी और अवंती मध्य प्रदेश में सिचुएटेड थे उस समय। अब आगे बताते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देता हूं। 16 महाजनपद कौन कौन से थे ये आइए देख लेते हैं। पहला महाजनपद जो कि बिल्कुल वेस्टर्न में अगर देखा जाए, बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में भारत के, तो वो था कंबोजा। कंबोजा ये पहला महाजनपद अपन देख लेते हैं। दूसरा महाजनपद था गांधार। गांधार दूसरा महाजनपद। तीसरा महाजनपद कुरु। अगर महाभारत आपने अगर ढंग से देखा है, महाभारत सीरियल जो आया है तो उसमें कुरु का नाम कई बार लिया गया है, कुरुक्षेत्र के राजकुमार। तो वही कुरु था उस समय महाजनपद में, और महाजनपद के समय में ही महाभारत जो काव्य लिखा गया है वो महाजनपद के समय का ही है। तो आगे भी आपको जितने भी महाजनपद मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं महाभारत के क्षेत्रों में जो राजा हुआ करते थे, जो क्षेत्र
जो एरिया हुआ करता था जहाँ पे राज्य करते थे, उनके बारे में भी आपको महाजनपद अभी मिलेंगे। जैसे कि चौथा जो जनपद है वो है पांचाल। पांचाल, तो ये जनपद भी पांचाल के राजा महाभारत के समय में हुआ करते थे। पांचाल की जो राजकुमारी थी पांचाली द्रौपदी, वो यहीं की पांचाल नरेश की ही पुत्री थी उस समय। ठीक है। अगला पांचवा महाजनपद कौशल, कौशल महाजनपद। और छठवां महाजनपद सुरसेना, सुरसेना महाजनपद। इसी तरीके से सातवां महाजनपद कौन? माला। तो सभी जनपद के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। आठवां महाजनपद काशी। नौवां महाजनपद कौन सा? विरिजी। 10वां अंग। अंग के बारे में तो जानते होंगे, अंगराज कर्ण। उस समय जो अंग क्षेत्र था, उस समय वहाँ के जो राजा अपॉइंट हुए थे वो दुर्योधन ने जो महाभारत काल में है उनको नियुक्त किया था अंग का राजा। अंगराज कर्ण, जो कर्ण थे वो उस समय वहाँ के महाजनपद के राजा हुआ करते थे। और 11वां जो महाजनपद है वो मगध। मगध के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरे भारत के इतिहास में मगध का अपना एक महत्व है, मगध क्षेत्र का। 12वां मत्स्य, मत्स्य क्षेत्र। इसी तरीके से 13वां जो जनपद था वो वत्स्य। इसी तरीके से 14वां जनपद जो है वो अवंती। इसके बारे में मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश का जो अवंती, जिसको कि 2 भागों में विभाजित था, जिसमें 2 भागों की जो बॉर्डर बनाती थी वो बेतवा नदी बनाती थी। उसका जो साउथ का क्षेत्र था वो माहिष्मती उसकी राजधानी थी, और नॉर्थ का जो क्षेत्र था, नॉर्थ अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। और उसके बीच की जो बॉर्डर बनाती थी वो बेतवा नदी बीच की बॉर्डर बना देती थी, जिसको विभाजित करती थी। तो ये 14वां जनपद हो गया। और 15वां जनपद मध्य प्रदेश का कौन सा? चेदी राज्य। और 16वां और आखिरी जनपद असाका। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद भारत में उस समय हुआ करते जब महाजनपद काल था। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में। अगला जो पॉइंट है वो है नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है ना, नंद डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी ने कहाँ पर राज्य किया? तो कैपिटल ऑफ हेयास महिष्मती हैज बीन कैप्चर्ड बाय महापद्मानंद। महापद्मानंद यानी कि नंद वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? महापद्मानंद या फिर उग्रसेन। उग्रसेन। तो कौन था? उग्र सेना, जिसको कि जिसका नाम महापद्मानंद भी था और उग्रसेना भी था। ठीक है ना, जिसको कि माहिष्मती को इसने कैप्चर कर लिया था, जो कि नंद वंश का था। ठीक है ना। पर बाद में आया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो डायनेस्टी चालू होती है वो होती है 323 बीसी से लेके 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर राज्य किया, जिसने कि नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश का खात्मा किया। और उसके बाद में ये पाटलिपुत्र, ठीक है ना, मगध का ये राजा बना था चंद्रगुप्त, और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ही हैड डिफीटेड नंदा एंड फॉर्म्ड ह्यूज मौर्य एम्पायर। ठीक है ना, मध्य प्रदेश हैड बीन अ पार्ट ऑफ दिस एम्पायर। तो जब इसने मौर्य एम्पायर की शुरुआत की, उसके बाद में मध्य प्रदेश भी इस मौर्य एम्पायर का एक हिस्सा था। ठीक है। ड्यूरिंग दिस रीजन द सेकेंड रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर एम्परर बिंदुसार। जब मौर्य एम्पायर था तो मौर्य एम्पायर के समय में जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा था, कब? 298 बीसी से लेके 272 बीसी के समय में। तो उस समय जो वायसराय था, वायसराय ऑफ अवंती, वो कौन था? अशोक, सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार का बेटा था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, जो गद्दी पे था। उसके उसी के कार्यकाल में उसका बेटा वायसराय बनकर पहुंचा था अवंती में। अवंती का गवर्नर नियुक्त किया गया था अशोक, जो कि बाद में मौर्य साम्राज्य का अधिपति बना, जो कि आगे जाके सम्राट अशोक कहलाया।
ठीक है। अवंती वॉज नेम बाय द उद्यान, यानी कि जो अवंती नाम दिया था वो किसने दिया था? मध्य प्रदेश में जो अवंती क्षेत्र था वो नाम किसने दिया था? उद्यान ने ये नाम दिया था। ये आपको याद रखना, किसने दिया था अवंती नाम? उद्यान ने। अशोका 273 टू 232 BC मैरिड डॉटर ऑफ द मर्चेंट ऑफ विदिशा। विदिशा जो विजयनगर उस समय का क्षेत्र था, जिसको कि अभी करंट में विदिशा बोलते हैं। और विदिशा में जो भीलसा की एक व्यापारी की पुत्री थी, उससे शादी हुई थी सम्राट अशोक की, जिसका कार्यकाल मौर्य एम्पायर में कब का है? 273 BC से लेके 232 BC समय तक ये मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ था। और ये सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था मौर्य साम्राज्य का, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में और बिंदुसार के बाद में जो सबसे प्रतापी राजा आया था वो सम्राट अशोक ही आया था। उसके बाद में जो भी मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठा वो ज्यादा अ, प्रतापी राजा नहीं रहे, कमजोर रहे, तो धीमे धीमे करके मौर्य वंश का पतन हुआ और वो खत्म हुआ। तो ये सब जो डायनेस्टी थी ये नंद और मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको जानकारी दी। आगे चलते हैं। अशोक बिल्ट ह्यूज स्तूप इन उज्जैन, ठीक है ना, फॉर वैश्य पूर्ति क्वीन, ठीक है ना। अपनी जो रानी थी उनके लिए यहाँ पर स्तूप का भी निर्माण करवाया था उज्जैन में। ही बिल्ड 84,000 स्तूप इन सांची, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था सांची टू सेपरेट बुद्ध स्प्रेड बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 स्तूपों का भी इसने निर्माण करवाया था। स्तूप वर ऑल्सो बिल्ड इन द मॉडर्न विदिशा, ठीक है ना, जो इस समय का विदिशा है, ठीक है ना। और सत्यधारा, ठीक है, सुनामी, सुनामी, आंधीर, भोजपुर, ठीक है ना, रूपनाथ जो कि जबलपुर में स्थित है, यहाँ पे भी स्तूपों का निर्माण करवाया। और पंडुगनिया जो कि सीहोर में है, ठीक है ना, वहां पे भी स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने उस समय करवाया था, जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म में चला गया था। कब गया था ये? जब इसने सबसे आखिरी सबसे भीषण युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में इतनी जम के रक्तपात हुआ था जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठा था। और उसके बाद में इसने अपने हथियार रख दिए थे और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है ना। अशोक हैड बिल्ट अ स्तूप ऑफ भारूत, ठीक है ना, भारूत जो कि सतना में है, वहां पे भी इसने स्तूप का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ऐसे ही कहाँ कहाँ पर सम्राट अशोक के समय में इन स्तूपों का निर्माण करवाया, जैसे कि विदिशा, ठीक है ना, सत्यधारा, सुनामी, ये भोजपुर, रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, और पंडुगनिया जो कि सीहोर में है। और इसी तरीके से जो भारूत में स्तूप है, सतना में में स्थित है, जो भारूत का स्तूप है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे प्लेसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माहेश्मती वाज अमोंग द सेंटर टू प्रोड्यूस कॉटन क्लोथ। उस समय जब नंद वंश और मौर्य डायनेस्टी के समय में जो अशोक सम्राट था उस समय, ठीक है ना, महिष्मती वाज द अमोंग सेंटर ऑफ द कॉटन क्लोथ, यानी कि कॉटन का यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार होता था महिष्मती में। महिष्मती जो कि खरगोन में है, वहां पे अभी भी कपास की सबसे ज्यादा खेती होती है, तो उस समय भी कपास काफी ज्यादा होता था। और वहां पे कपास से की बने हुए जो कपड़े हैं उसका वहां पे व्यापार उस समय होता था, ठीक है ना। स्टोन इंस्क्रिप्शंस अशोका एरा फाउंड इन मध्य प्रदेश का, ठीक है, जो पत्थरों को यहाँ पर तोड़ने का और पत्थरों की शिलाओं का बनाने का कार्य जो वो था कार्य, वो अशोका का जो काल था उसी समय मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था? गुर्जरा, ठीक है ना, गुर्जर दतिया में। दतिया में जो गुर्जरा है वहां पर इसका पूरा का पूरा प्राप्त हुआ। और वहां पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुर्जरा का अभिलेख, वहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। रूपनाथ जबलपुर,
ठीक है ना। सारोमारो की जो गुफाएं हैं, ठीक है, कहाँ पर, शहडोल में, सांची रायसेन में, पनगुन दुगनिया और भारूद। तो यहाँ पे जितने भी पत्थर पे लिखे हुए अभिलेख की प्राप्ति हुई है वो अशोक एरा के समय की ही सारे के सारे अभिलेख हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रवेश होता है शुंग डायनेस्टी का। जब मौर्य डायनेस्टी का अंत हुआ उसके बाद में आई थी शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी ने ही मौर्य डायनेस्टी को खत्म करके ये गद्दी पर बैठे थे, शुंग डायनेस्टी। द शुंग डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश इन 185 BCE when the king बृहद्रथ the last king of the मौर्य, ठीक है ना, मौर्य एम्पायर का ये सबसे आखिरी राजा था। और इसको हटाने के बाद में, गद्दी से हटाने के बाद में, शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग, कौन, पुष्यमित्र शुंग इस गद्दी पे बैठा, यानी कि बृहद्रथ की हत्या की थी। हत्या करने के बाद में 185 BCE में पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का, इसने अपने शुंग वंश की शुरुआत की थी और ये गद्दी पर आसीन हुआ था। जो कि बृहद्रथ, जो कि मौर्य डायनेस्टी का राजा था, उनका कौन था, ये कमांडर इन चीफ, यानी कि सेनापति हुआ करता था। और सेनापति ने ही बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना कर गद्दी पर बैठा था। कब, 185 BC में। और इसका जो कार्यकाल था ये 185 से लेके 73 BC तक शुंग डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित रही पूरे के पूरे भारतवर्ष में। द कैपिटल ऑफ द शुंग वॉज पाटलिपुत्र। जो शुंग डायनेस्टी थी उसकी जो कैपिटल रही थी वो पाटलिपुत्र उसने बनाई थी। और लेटर किंग सच इज द भागभद्र ऑल्सो हेल्ड कोर्ट एट विदिशा, ठीक है ना। शुंग ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पहले पाटलिपुत्र बनाई थी, लेकिन बाद में जब शुंग वंश के अगले राजा आए, आने वाले समय में जो एरा में राजा हुए, तो उसमें एक राजा थे भाग्यभद्र, जिसने की अपनी एक कोर्ट लगाई थी विदिशा में। विदिशा में भी एक यहाँ पर अपनी, ये कह सकते हैं कि एक दीवानगी इन्होंने यहाँ पे बनाई थी, जिसको कि मॉडर्न में विदिशा कहते हैं। और उस समय का ये नाम था इसका बेसनगर इन ईस्ट मालवा। जो पूर्वी मालवा क्षेत्र था उसका क्षेत्र हुआ करता था बेसनगर, जो कि अभी करंट में जिसको विदिशा के नाम से जानते हैं। द इंडो ग्रीक एंड द शुंग सीम्स टू हैव reconciled and exchanged diplomatic mission around 110 BC। 110 BC के समय में इंडो ग्रीक और शुंग वंश के जो म्यूचुअल रिलेशन थे, इंडो ग्रीक के जो राजा थे और शुंग वंश के जो राजा थे, उनके जो म्यूचुअल डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो हेलोडोरिस पिलर है ये विदिशा में बनवाया था। किसने बनवाया था ये बनवाया था ग्रीक के जो एम्बेसडर थे, ठीक है ना, जिनका नाम था हेलोडोरियस। उन्होंने ही, ठीक है ना, उन्होंने ही जो इंडो ग्रीक की के जो राजा थे, कौन, एंटिलिया सियाडस जो राजा थे, उन्होंने अपने एम्बेसडर को भागभद्र की जो कोर्ट लगवाई थी वहां भेजा। और उसके बाद में ये यहाँ पर इतने ज्यादा प्रभावित हुए और उसके बाद में इन्होंने हेलोडोरिस जो पिलर है उसका निर्माण विदिशा में करवाया था, ठीक है ना। शुंग किंग भागभद्र एट द साइड ऑफ द विदिशा सेंट्रल इंडिया। जो विदिशा जो कोई उस समय का बेस नगर हुआ करता था, वहां पर हेलोडोरिस स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो शुंग वंश के जो राजा थे उस समय भाग्यभद्र। और उस समय जो इंडो ग्रीक के जो एम्बेसडर आए थे हेलोडोरियस, उन्होंने अपने नाम का एक पिलर की स्थापना करवाई थी, जिसको कि आज भी आप विदिशा में देख सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस में। हेलोडोरियस स्तंभ के नाम से पॉपुलर है वो, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जीके अबाउट पीवी एग्जाम्स। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं हेलोडोरियस पिलर के बारे में, तो इसको आपको याद रखना कि ये विदिशा में स्थापित है और ये शुंग डायनेस्टी के समय में इसको स्थापित किया गया था विदिशा में। शुंग डायनेस्टी के समय में जो बुद्धिस्ट एक्टिविटी थी, बौद्धिज्म जो एक्टिविटी थी, उनके समय में जो स्तूप वगैरह थे, ठीक है ना, उनकी भी यहाँ पे एक्टिविटीज उस समय चालू थी। मध्य प्रदेश सजेस्टेड सम आर्किटेक्चरल एक्सपेंशन अंडरटेकन
एट द स्तूप। जो स्तूप का कार्य सम्राट अशोक के समय में अधूरा रह गया था, क्योंकि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो निरंतर ये कार्य चल रहा था, तो उसमें से कुछ स्तूप कभी अधूरे रह गए, तो उन अधूरे स्तूपों को शुंग डायनेस्टी ने पूरा करवाया था। ठीक है ना, जैसे कि सांची के, भारूत, ये सारे स्तूप जो कि उस समय सम्राट अशोक ने चालू करवाए थे, तो उसमें जो अधूरा कार्य छोड़ा था वो शुंग डायनेस्टी ने आगे जाके पूरा करवाया। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश में जो पीरियड आता है वो आता है गुप्त पीरियड, गुप्त वंश। ठीक है ना, जो गुप्त एरा आता है वो कब का है, 240 से लेके 550 एडी तक। ठीक है ना, 250 एडी टू 550 एडी एनो डोमियर। ठीक है ना, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, उसके बाद में फिर आए थे चंद्रगुप्त। ठीक है ना, अ डायनामिक रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के सबसे डायनामिक जो रूलर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसको कि विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, यानी कि राजा अधिराज। ठीक है ना, जो राजाओं का राजा होता था उसको वो विक्रमादित्य की उपाधि मिलती थी। पूरे भारतवर्ष में कितने विक्रमादित्य हुए हैं, 14। ठीक है ना, जिन्होंने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। ये एक उपाधि है जो कि उस समय के जो अजय राजा हुआ करते थे, जो कि विश्व विजयी कहलाते थे, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। तो उसमें से ही ये राजा हुए गुप्त पीरियड के, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जो कि आगे जाके उज्जैन में अवंती पर इन्होंने अपना शासन जमाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी, जो कब की थी, 240 में, 240 एडी। 240 एडी में श्रीगुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की। उसके बाद में इनकी जो बेटे आए थे वो थे घटोत्कच। कौन थे इनके बेटे, घटोत्कच। घटोत्कच KSH, घटोत्कच आए थे। घटोत्कच के जो बेटे थे वो थे समुद्रगुप्त। ये मैं पूरा का पूरा आपको, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। ठीक है ना, एक थे रामगुप्त और दूसरे थे चंद्रगुप्त। नहीं, इसके बीच में एक और भूल गए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच का जो बेटा था, जो गद्दी पे बैठा घटोत्कच के बाद में, वो बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था वो था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी वंशावली लगातार गुप्त पीरियड की चली। पहले तो श्रीगुप्त, इन्होंने की गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में जब श्रीगुप्त खत्म हुए, उसके बाद में उनके बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा। और घटोत्कच के बाद में फिर चंद्रगुप्त प्रथम बैठा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में फिर आए थे समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। पूरे भारत में ये अजय हो गए थे और इस कारण से इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त, जिन्होंने की गुप्त डायनेस्टी को पूरे भारतवर्ष में फैलाया था। बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा थे ये अजय राजा कहलाए। उसके बाद में इन्होंने भी राजा अधिराज, किंग ऑफ किंग की उपाधि धारण की। और उसके बाद में विक्रमादित्य भी बने ये। उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए। पहले तो रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरपोक और भीरु प्रवृत्ति का था। तो इस कारण से ये राज्य को आगे ज्यादा बढ़ा नहीं पाया। और कई साक्ष्यों में ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद में ये गद्दी पर बैठा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि
आगे जाके विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण की और अवंती पे जिसने राज किया। ठीक है, समुद्रगुप्त एक्सटेंडेड द एम्पायर इन ऑल पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। देखिए इसमें लिखा हुआ है समुद्रगुप्त ही थे जिसने की पूरे मध्य प्रदेश में इस पूरे एम्पायर को आगे बढ़ाया। ठीक है ना, एंड नॉर्थ रीजन ऑफ द नर्मदा, नर्मदा का जो नॉर्थ रीजन है वहां पर भी। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको गुप्त पीरियड के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश के अलावा और किसी क्षेत्र में इसमें आगे बढ़ाया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कालिदास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं बताना चाहता हूँ। जो कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दरबार था उसके ये नवरत्नों में से एक थे, कवि थे, ये कालिदास रहे उस समय। और इनका जो जन्म हुआ था ये उज्जैनी में हुआ था, जो उस समय की अवंती थी। तो उज्जैन के ही में ही ये पले बढ़े और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य थे उनकी दरबार में ये नवरत्नों में से एक रहे। केव ऑफ बाघ, धार डिस्ट्रिक्ट was discovered by Dangerfield in 1818। 1818 में जो बाघ की गुफाएं इसकी खोज की थी, किसने की थी? डेंगरफील्ड ने की थी। कब? 1818 में। द केव हैज 9 पेंटिंग। ठीक है ना, गुप्ता पीरियड की उस समय में इसमें 9 चित्र यानी कि 9 गुफाएं इसमें प्राप्त होती हैं जो कि गुप्त काल के समय की हैं। आउट ऑफ 4th एंड द 5th पेंटिंग मस्ट सिक्योर। ठीक है ना, जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं। कौन सी? चौथी और 5वें नंबर की जो केव हैं जिसमें कि ये पेंटिंग मिली हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं अभी इस समय, जिनको कि आप देखा जा सकता है। द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश पर्टिकुलरली द एरिया ऑफ मालवा रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये जो मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है इस पे स्पेशल अटेंशन दिया था, क्योंकि उस समय जो मालवा के रीजन की अवंती को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था। तो वहीं से इन्होंने अपना राजपाट पूरा संभाला था। इस कारण से ये पूरा का पूरा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा स्पेशल अटेंशन गुप्त पीरियड के समय में मिला। हिज इंस्क्रिप्शन फाउंड उदयगिरी, ये उदयगिरी है, उदयगिरी एंड सांची बियर टेस्टिमोनी ऑफ दिस। जो अभिलेख प्राप्त होते हैं गुप्त डायनेस्टी के, वो कहाँ प्राप्त होते हैं? सांची में और उदयगिरी की केव्स में। ठीक है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जो कि कहाँ पर स्थित है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में। और सांची में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये सांची कहाँ पर है? ये रायसेन जिले में पड़ता है। तो वहां पर गुप्त डायनेस्टी के समय के जो शैल चित्र हैं और उस समय की जो भी अभिलेख हैं वो उदयगिरी और सांची में प्राप्त होते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय द गुप्त सुप्रीमेसी ओवर। ठीक है ना, जब चंद्रगुप्त द्वितीय खत्म हुआ उसके बाद में जो गुप्त की साम्राज्य का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। ठीक है ना, द वर्मन्स दसपुर मंदसौर सीम्स टू हैव बीन इक्लिप्स्ड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द अर्ली रीजन ऑफ हिज सन कुमार गुप्त। ठीक है, दसपुर में उस समय कुमार गुप्त फर्स्ट, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो गुप्त साम्राज्य का राजा आया, उस समय के थोड़ी सी साक्ष्य आपको मंदसौर में भी प्राप्त होते हैं। मंदसौर जो कि अगर देखा जाए तो इतिहास में प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है और महाजनपद का समय है, उस समय का ये काफी ज्यादा पॉपुलर प्लेस रहा, दसपुर और मंदसौर मध्य प्रदेश का। मंदोदरी जो कि कहाँ की थी? मंदसौर की रही। और मंदसौर का एक पॉपुलर प्लेस और भी है इस समय आप देख सकते हैं, वो है वहां पे पशुपति नाथ मंदिर, जो कि उस समय के ही काल का ये मंदिर साक्ष्य में है, शिवना नदी के पास में है ये। तो ये गुप्ता पीरियड के समय का ये पूरा पूरा काल आपको मैंने यहाँ पे बताया। जो पत्थरों पे लिखे हुए शिलालेख है उसमें उसकी जानकारी मिलती है। ये कहाँ पर? सूफिया, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, जो कि 450 ईडी का है, वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से इट्स रिकॉर्ड द सेटिंग अप गोत्र शिलालेख। ठीक है ना, फैमिली मेमोरियल स्टोन, पूरे परिवार का जो कि एक फैमिली मेमोरियल स्टोन है, उसकी प्राप्ति यहाँ पर होती है। कहाँ पर? रीवा डिस्ट्रिक्ट सूफिया में।
आइए अब देखते हैं गुप्त एरा के समय में जो आर्किटेक्चर उस समय बने उसके बारे में जानकारी। जैसे शिव टेम्पल भुमरा जो सतना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मेड ऑफ आयरन, ठीक है ना, लोहे से, ठीक है ना, लोह धातु से बना हुआ है ये शिव टेम्पल। विष्णु टेम्पल ऑफ पिपरिया जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है, उचेरा जो कि पिपरिया के पास में है। वहां पे इसकी डिस्कवरी किसने की थी इन 1886 में, बाय केडी वाजपेयी जी ने। सेकेंड है पार्वती टेम्पल इन नचना कोठार, ठीक है ना, नियर अजयगढ़ जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। अजयगढ़ जो तहसील है वहां पर, ठीक है ना, इज बिल्ट अराउंड सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ 35 फीट्स। विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा, तिगवा जो तिगवा डैम के पास में, कहाँ पर, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे विष्णु टेम्पल, इसमें भी गुप्त डायनेस्टी के बारे में साक्ष्य की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। स्टॉकरम स्कोटोरम diameters is around 8 feet. Vishnu temples of Era सागर डिस्ट्रिक्ट इज ruins। जो विष्णु टेम्पल सागर में मिला है वो थोड़ा सा उसके साक्ष्य कम रह गए हैं, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वो भी यहाँ पर इसकी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी के समय में ही इसको बनाया गया था। अब चलते हैं अगली डायनेस्टी जिसने कि मध्य प्रदेश में राज किया। मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री में इसके बारे में जानकारी मिलती है वो है वर्धन डायनेस्टी, जो कि 6th और 7th सेंचुरी में यहाँ पर आकर राज्य किया। आफ्टर फॉल द गुप्ता एम्पायर पार्ट ऑफ द नॉर्थन मध्य प्रदेश वेंट अंडर द सेजोनिटी ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। जो कन्नौज के राजा थे उन्होंने फिर मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, नॉर्थ मध्य प्रदेश में आकर यहाँ पर राज्य किया। ही वंस विजिटेड द थिक विंड फॉरेस्ट while मेकिंग सर्च ऑफ हिज सिस्टर राजेश्वरी। हर्षवर्धन की जो बहन थी, ये कैसे यहाँ पर पहुंचे उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ये अपनी बहन को, राजेश्वरी को ढूंढते हुए आए थे विंध्य फॉरेस्ट में। वो क्यों आए थे? क्योंकि जो गोंड राजा था शशांक ने इनकी बहन का अपहरण कर लिया था, ठीक है ना। इनके जो बेनोई थे, बेनोई कौन, विजय वर्मन। तो विजय वर्मन जो इनके बेनोई थे उनकी हत्या करने के बाद में, जो कि कन्नौज के राजा थे उस समय, और कन्नौज उस समय का कन्या कुब्जा के नाम से जानते थे इसे। उस समय का नाम था कन्या कुब्जा, जो कि अभी मॉडर्न टाइम में इसको कन्नौज बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। वहां के राजा थे विजय वर्मन। तो विजय वर्मन जो कि राजश्री के पति थे, उसकी हत्या करने के बाद में उसने राजश्री का अपहरण कर लिया, जो कि गोंड राजा था। और जो बंगाल से लेके जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र था, ये पूरे क्षेत्र में ये गोंड राज फैला हुआ था। तो वहां का राजा था शशांक, और उसने इनकी बेनोई की हत्या करके राजश्री का अपहरण कर लिया और उसको वहां से उठा के ले आया था। तो उसको ढूंढते हुए हर्षवर्धन, जो कि वर्धन साम्राज्य के उस समय के राजा थे, और उनको ढूंढते हुए ये मध्य प्रदेश पहुंचा। और वर्धन डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी प्रभाकरण ने। प्रभाकर वर्धन बोल सकते हैं या फिर प्रभाकरण वर्धन। उन्होंने 6th सेंचुरी में वर्धन डायनेस्टी की स्थापना की थी, और इनके दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन जो था वो बड़ा भाई था, और हर्षवर्धन छोटा भाई। तो सबसे पहले जब प्रभाकरण की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन गद्दी पे बैठा, और राज्यवर्धन के बाद में फिर हर्षवर्धन आया। राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में हर्षवर्धन आया। तो हर्षवर्धन मध्य प्रदेश में पहुंचा था अपनी बहन को ढूंढते हुए। उसके बाद में इसने शशांक की हत्या करने के बाद में शशांक अपनी बहन को अपने साथ लेके गया, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी इसने राज्य किया। और अगला जो पॉइंट है वो है बाणभट्ट। जो बाणभट्ट जो कि हर्ष की दरबार में कवि थे, उनका भी जन्म यहीं पे हुआ है। कहाँ पर? विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ विंध्य फॉरेस्ट। ये भी विंध्य के जंगलों के वासी थे और वहीं के ये कवि रहे। वान वाज बोर्न
बॉट अप नियर द कहाँ चंद्रे इन द सीधी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कहाँ के थे ये? सीधी डिस्ट्रिक्ट, सीधी जो जिला है वहां के निवासी थे ये बाणभट्ट, जो कि हर्ष की जो दरबार में ये कवि थे वर्धन एम्पायर में। अनअकैडमी एजुकेशन ऐप पर आप फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एट अनअकैडमी। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल से आप इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको गोल चूज करना है एमपीपीएससी और व्यापम। उसके बाद में आपको एनरोल करना है फ्री लाइव क्लास टू गेट नोटिफिकेशन अटेंड टू देम। ठीक है ना, फ्री लाइव क्लास के लिए आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितने भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। To get an opportunity to interact and learn from top educator of MP। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी में, उनके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, और उसमें फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास रहेगी। इट इज लाइक टू बी ए फ्री डेमो क्लास। यू कैन इंटरैक्ट एंड लर्न इन लाइव क्लास। यू कैन ऑल्सो क्लियर ऑल द डाउट्स, अटेम्प्ट पोल एंड डाउनलोड द नोट्स। फ्री लाइव टेस्ट में आपको मिलेगा, इट इज लाइक टू बी फ्री ऑनलाइन लाइव टेस्ट। ठीक है ना, लाइव टेस्ट मिलेगा जो कि फ्री रहेगा। आफ्टर एवरी टेस्ट स्कोर कार्ड इज प्रोवाइडेड। स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जिसमें कि आपको स्कोर पूरा मालूम पड़ेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया है। एवरी टेस्ट फॉलो बाय पेपर एनालिसिस इन फ्री लाइव क्लास। पेपर का पूरा एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जो कि फ्री लाइव क्लास पर अवेलेबल रहेगा। फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास के जो फीचर्स हैं उसमें जैसे कि बताया है, इसमें डाउट क्लियर होंगे, साथ ही साथ में आप जो ऑप्शंस होंगे उसमें ए बी सी इस तरीके से आप अपने पोल अटेम्प्ट करेंगे लाइव क्लास में। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। फ्री लाइव टेस्ट के जो फीचर्स हैं उसमें अगला फीचर होगा, एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। अगला फीचर होगा, एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय द टॉप एजुकेटर इन द लाइव क्लास। जो लाइव क्लास में जो एजुकेटर होंगे वो जो भी आपके टेस्ट होंगे उनका एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। और जो अगला फीचर इसमें होगा वो होगा, डिफरेंट एग्जामिनेशंस मॉक टेस्ट आर प्रोवाइडेड लाइक एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई एंड मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, उन सभी के यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या डिफरेंस है अनअकैडमी में, ये इसमें आपको मिलेगा। जैसे कि फ्री क्लास है, इसमें लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन आप अगर प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री में ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट रहेंगे। यहाँ पर ओकेजनल पीडीएफ मिलेंगी आपको और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें कि प्लस सब्सक्रिप्शन होगा। साथ ही साथ में अनलिमिटेड डाउट्स, लिमिटेड डाउट्स और सॉल्यूशंस मिलेंगे फ्री क्लास में, लेकिन प्लस क्लास फीचर्स में आपको ऑल डाउट सॉल्व बाय द टॉप एजुकेटर्स। जो भी डाउट्स होंगे वो टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी में होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला फीचर है अनअकैडमी का करंट अफेयर्स की मैगजीन। ये मैगजीन आपको मिलेगी वर्चस्व के नाम पर यहाँ पर, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा 6 मंथ की जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो इसमें चालू हो गया है, और इसमें ये पहला भाग अक्टूबर में लॉन्च हो गया। साथ ही साथ में अनअकैडमी आपको दे रहा है हजारों जो प्रश्न हैं उसका पूरा एक बैंक प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि आपको जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स की, उनकी तैयारी आपको इन क्वेश्चन से आसानी से होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का पूरा सेक्शन होगा। बैचेस और कोर्सेज अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। ठीक है, अभी क्या नवंबर चल रहा है, तो ये बैचेस पहले से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इस तरीके से एमपीएसआई, ठीक है ना, एमपीपीएससी के भी सारे बैचेस चालू हो चुके हैं। और एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि अभी आ गया है उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए भी यहाँ पर 29 अक्टूबर से ये बैच चालू हो चुका है। और एमपीपीएससी का लेटेस्ट बैच 30 अक्टूबर से चालू हो चुका है। इसी तरीके से रनिंग बैच अभी चल रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट बैच जो चालू होगा वो 17 नवंबर से एमपीपीएससी मेंस के लिए
ठीक है ना, जो मेंस GS1 है उसका पेपर के लिए चालू होने वाला है। तो आप ये सारे के सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो एडमिशन फीस है और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है उसका मंथली या 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन की फी चार्ट है। और इसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एक कोड उपलब्ध होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस कोड को आप डालेंगे, देन यू विल गेट 10% ऑफ द एडमिशन फीस। वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो रेफरल कोड, उसको डाल के आप अपने जो भी कोर्सेज लेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको सीधे मिलेगा। तो ये है पूरा अनअकैडमी का कंप्लीट जो चार्ट है, इसके द्वारा आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगली डायनेस्टी है कलचुरी डायनेस्टी, जिसने कि मध्य प्रदेश में राज किया, जो कि 550 AD से लेके 1740 AD तक मध्य प्रदेश में इसका राज रहा। और इसकी 2 शाखाएं रही, ठीक है ना, कलचुरी ऑफ माहिष्मती एंड कलचुरी ऑफ त्रिपुरी वर 2 ब्रांचेज ऑफ दिस डायनेस्टी। इसकी 2 ब्रांचेज थी, इसलिए इसने काफी समय तक राज्य किया मध्य प्रदेश में, दोनों की दोनों शाखाओं ने, ठीक है ना। 550 से चालू थी ये, और ये कब तक रही ये कलचुरी डायनेस्टी? 1740 AD तक रही। कलचुरी ऑफ महेशमती इज द कैपिटल ऑफ महेशमती। इसकी जो राजधानी रही थी वो महेशमती रही। द फर्स्ट रूलर वॉज कृष्ण राज, जो कि 550 से लेके 575 AD तक। लेटर शंकरगढ़ एंड भरद्वाज बाद में 2 और राजा रहे। कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, इसकी जो कैपिटल थी वो त्रिपुरी थी, और ये त्रिपुरी कहाँ पे? जबलपुर में। जबलपुर का जो क्षेत्र था वो इसकी दूसरी शाखा थी। और पहली शाखा जो महेशमती, ये कहाँ पर? महेश्वर खरगोन में, ठीक है ना, खरगोन का क्षेत्र, वहां पर पहली शाखा थी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से 2 शाखाओं ने मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की ने यहाँ पर राज किया था। जो दूसरी शाखा थी जिसने की त्रिपुरी में अपनी शाखा बनाई थी, इट वॉज फॉर्म बाय द कोक्कल, ठीक है ना। कोक्कल फर्स्ट जो यहाँ के राजा थे 845 में, उसने त्रिपुरी में अपनी दूसरी शाखा बनाई थी, जिसकी राजधानी उसने त्रिपुरी रखी थी। देयर वर डिफीटेड बाय द चालुक्य, जो कि बाद में चालुक्यों के द्वारा हार गए थे, ठीक है ना। फ्रॉम माहिष्मती, क्योंकि पहली शाखा थी 550 से लेके 550 AD में जो पहली शाखा थी वो थी माहिष्मती में, लेकिन माहिष्मती में चालुक्यों के द्वारा जब हारे गए तो वहां से ये दूसरी शाखा इन्होंने आके खोली थी। कहां पर? यहाँ पर, ये अपनी त्रिपुरी में, जो कि 845 AD में खोली थी, ठीक है ना। और उसके बाद में ये भाग खड़े हुए थे। फिर उसके बाद में गौरी अटैक्ड किंग ऑफ द परमार चंदेल कलिंजर, ठीक है ना। ये बाकी की चीजों के बारे में जानकारी है। टिल 1200 AD मालवा, ग्वालियर, कलिंजर रीजन MP वर इन द कंट्रोल ऑफ द गौरी। 1740 में बाद में आगे जाके मोहम्मद गौरी का भी यहाँ पर शासन रहा, ठीक है ना। अगर देखा जाए आफ्टर डेथ 1206 में जब दिल्ली सल्तनत आ जाती है, तो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उस समय के, सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने यहाँ पर राज किया। मालवा में भी किया, ग्वालियर में भी किया, और कलिंजर रीजन में भी किया। तो जब अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से ये पूरे जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, तो उसके बारे में जानकारी मैं जब आपको सेकंड पार्ट में, अगले पार्ट में आपको जानकारी दूंगा दिल्ली सल्तनत से लेके ब्रिटिश रूलर तक, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो मेरा पूरा यहीं तक था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है आपको तो आप लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ में मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिसमें कि आप सारे के सारे जितने भी वीडियोस में आएंगे वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखें, जिसमें कि मैं इससे आगे की जो डायनेस्टी मध्य प्रदेश में रही उसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी डायनेस्टी मैंने कंप्लीट नहीं की हैं, क्योंकि कलचुरी से बाद में और भी बहुत सी डायनेस्टी यहाँ पर आई हैं।
जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी अभी रह गई हैं अधूरी वो हैं जैसे राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल डायनेस्टी। तो उन सभी के बारे में जानकारी अभी बाकी है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले उन लोगों ने किया है, उनकी डायनेस्टीज़ ने किया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लगातार मेरा ये सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें मैं पूरी जानकारी इसके बारे में दूँगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा। सेकंड पार्ट रहेगा जो कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पर ही रहेगा। तो उसको भी आप ज़रूर देखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।